आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल पर आपको कहानियां सुनाता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। ये आर्टिकल आया है हमारे पास पंजाब से। पंजाब का रहने वाला जसपाल उर्फ जस्सा, जिसकी एज लगभग 22 साल होती है और अपना कॉलेज भी अच्छे से पास आउट करता है। और उसने ये सपना देखा था कि भाई मैं अब जज की पढ़ाई करूंगा, कुछ ना कुछ भाई मैं अपने खानदान में बनूंगा। लेकिन जैसे ही अपनी फैमिली के आगे प्रपोजल रखता है अपने आप का लेकर, तो इसकी फैमिली ये कहती है कि बेटा जो हमारा खानदानी काम चल रहा है ट्रांसपोर्ट का, तुम उसको आगे बढ़ाओ। अगर तुम ऐसा आगे नहीं बढ़ाओगे तो समझ लो ये पाप होता है और महापाप होता है। जो तुम्हारे दादा थे उन्होंने बैलगाड़ी से यही काम स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने 4 से 5 ट्रक कर लिए। अगर तुम इस कारोबार में नहीं आओगे तो समझ लो फिर ये कारोबार खत्म की तरफ है। और काफी ज्यादा प्रेशर जसपाल पर भी डाला जाता है। तो जसपाल के पिताजी ये कहते हैं, बोले बेटा एक बात मेरे को बता, तू ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में बैठेगा या तू ट्रक लेकर टूर पर निकलेगा। तो जसपाल ने ये सोचा कि अगर मैं ऑफिस में बैठा तो मेरी पढ़ाई तो होने से रही, अगर मैं ट्रक लेकर निकला तो भाई अपनी जज की पढ़ाई भी मैंने करनी है, 4-6 किताबें उसमें रख लूंगा और कहीं भी रास्ते में मुझे मौका मिलेगा तो भाई मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूंगा। तो इसके पिताजी एक चाबी इसको देते हैं ट्रक की और ये कहते हैं बेटा झारखंड का चक्कर है, तू कई बार मेरे साथ भी गया है और ये मक्का लोड है, तू इस एड्रेस पे पहुंचा देना और ये सोनू कनेक्टर तेरे साथ होगा। ये ठीक शाम लगभग 7 से 8 बजे निकल जाते हैं पंजाब से। अभी मुश्किल से 10 किलोमीटर इनका सफर बीता होता है। एक काली बिल्ली इनके ट्रक के आगे आती है और यहाँ पर जसपाल से ब्रेक नहीं लगती। वो बिल्ली वहीं की वहीं चीखती चिल्लाती हुई मर जाती है। तो जसपाल को भी काफी अजीब सा अंदर से होता है, लेकिन भाई अब क्या कर सकते हैं। जसपाल थोड़ा सा साइड से आगे करके अपना ट्रक वहां से निकाल लेता है। जैसे ही सुबह उसका सफर लगभग सुबह तक पहुंचा तो वहां पर एक होटल पर उसने अच्छे से खाना खाया, अपना चाय पानी पिया, फिर से उसने ट्रक दौड़ा दिया। अब जैसे ही शाम 4 बजे तक कंटिन्यू उसने ट्रक अपना चलाए रखा तो उसका कनेक्टर ये बोला, उस्ताद भूख लग रही है, दोपहर को भी खाना नहीं खाया, चलो जी यहीं कहीं रुककर खाना भी खा लें, घंटा 2 घंटा की नींद भी निकाल लें। जसपाल ने भी सोचा यार ये बात तो सही कह रहा है, 1-2 घंटे सो जाएंगे तो बिल्कुल फ्रेश फील होता है। अब ये वहीं पे इस गांव के किनारे अपना ट्रक लगाकर हल्की सी इन्होंने नींद निकाली। अब जैसे ही शाम के 7 बजे तो इनकी आंख खुली, बोला यार लगता है हमने काफी देर यहाँ पे सो लिया। अब सोनू से बोला यार सोनू यार ढाबा तो यहाँ हम ऐसा करते हैं गांव में ही कहीं ना कहीं कोई होगा, खाना वगैरह खा लेते हैं, क्या पता आगे हमको ढाबा मिले या ना मिले। ये उसी गांव की सीमा में अपनी गाड़ी डाल देते हैं। तो एक चीज इनको बड़ी विचित्र सी दिखती है कि उस गांव में सबके गेट लगभग, आप बांस का पेड़ देखा होगा, सबके गेट लगभग बांस के डंडे के होते हैं। तो इनको बड़ा सा अजीब लगता है। जैसे ही गांव आधे से ज्यादा पार हो जाता है तो यहाँ पर जसपाल का ये सोचना होता है, लगता है यहाँ पर ढाबा नहीं मिला तो भाई आज तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन थोड़ी दूरी पर उनको एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ मिलता है। तो जसपाल उनसे ये कहता है, अंकल यहाँ पर कहीं खाने की व्यवस्था नहीं है, हमको काफी तेज भूख लग रही है, अगर है तो बता दो अंकल। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति ये कहते हैं कि बेटा जैसे ही तुम ये पूरा गांव पार करोगे तो वहां पर एक छोटी सी दुकान है और काफी ज्यादा सस्ता तुम्हें खाना मिल जाएगा, बाकी तुम मेरा नाम बोल देना, 2-1 रुपए तुमको और सस्ता पड़ जाएगा। जसपाल यहाँ से मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी उसी ढाबे के पास ले जाता है। अब जैसे ही वहां पर अपनी गाड़ी रोकता है तो वहां पर एक अम्मा होती हैं, वो भी एक बांस की टोकरी बना रही होती हैं। तो जसपाल को भी काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी अंदर से होती है, क्योंकि उधर जज की पढ़ाई भी कर रहा है तो सवाल जवाब करने की इसकी हर जगह आदत थी। तो उसने यही कहा कि अम्मा यहाँ पर क्या बांस का काम होता है क्या, आपके दरवाजे भी बांस के, टोकरी भी ये। तो उसका अम्मा का ये कहना होता है कि बेटा ये हमारे गांव का पुश्तैनी काम है, इस कारण ये सब हम करते हैं। तो वहां पर जसपाल फिर उसके लिए खाना वगैरह आता है, खाना वगैरह खाते हैं और कुछ एक देर गपशप करते हैं। इतने में जो बुजुर्ग उनको एड्रेस बताता है वो भी उस ढाबे तक आ जाता है। जसपाल ये कहता है ठीक है अम्मा अब हम यहाँ से चलते हैं, वैसे भी बात करते करते 9 सवा 9 का टाइम हो गया। तो
तो बुजुर्ग व्यक्ति ये कहते हैं कि बेटा ऐसा करो, आज की रात तुम यहाँ से मत जाओ। अगर तुम आज की रात गए तो समझ लो तुम्हारे सब का काफी ज्यादा अशुभ हो जाएगा और क्या पता तुम्हारी जान भी चली जाए। तो इस पर जसपाल समझा नहीं, बोले अंकल जी क्या कहना चाहते हो। इतने में वो बुजुर्ग की बात काट के वो अम्मा ये कहती हैं कि बेटा मैं तुम्हें समझाती हूँ। आज से 50 साल पहले यहाँ पर एक दीनानाथ नाम का किसान रहता था और उसकी नई नई शादी हुई हुई थी और उसकी जो औरत थी वो भी गर्भवती थी और उसका थोड़ा सा खेत था। और जो हमारे गांव से लगता हुआ दूसरा गांव था, वहां का ठाकुर के बस एक ही मंशा थी कि मुझे इन गरीबों की भी जमीन जो भी है मैं अपने नाम करवा लूं और किसी न किसी तरीके से मैं ये जगह हथिया लूं। तो एक रात ये दीनानाथ अपने खेत में पानी के लिए जाता है लगाने के लिए, और जो ठाकुर का खेत होता है इसका खेत होता है साथ साथ होता है। ठाकुर जो भी इसके खेत का पानी था अपने खेत में मिला लेता है और इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई इतनी हुई कि यहाँ पर ठाकुर के आदमियों ने ठाकुर ने इसकी यहाँ पर गर्दन काट दी, जान से मार दिया। अब ये बात गांव का कोई और आदमी देख रहा था, वो सीधा आकर इसकी पत्नी को बताता है और इसकी पत्नी ने उस दिन एकादशी का व्रत भी रखा हुआ था और बेटा आज भी एकादशी है। और ये ठीक वहीं जाती है खेत पर और ठाकुर अभी वहीं खड़ा हुआ होता है। तो एक बात ये कहती है कि ठाकुर साहब, जिस तरीके से तुमने मेरे पति को मारा है बिना किसी गलती की वजह से, तुम्हारा परिवार भी आज से 7 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अगर मैंने सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखा है तो ये मेरा श्राप कभी खाली नहीं जाएगा। और जो भी इस गांव से एकादशी की रात को बाहर निकलेगा समझ लो उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो बेटा ये बात पूरी आज से लगभग 50 साल पुरानी है और एकादशी का जिस दिन भी दिन आता है तो उस रात से कोई भी गांव से बाहर नहीं निकलता। और कई लोग पहले नहीं मानते थे तो बेटा उनके साथ भी काफी अनहोनी हुई है। और जो उसका पति था बेटे तुम्हारी एज का ही था बराबर का, और हम तुमसे यही विनती करेंगे गांव में तुम्हारी व्यवस्था कर देते हैं, तुम यहीं का यहीं सो जाओ। तो इस पर जसपाल हल्का सा मुस्कुराता है और ये कहता है ठीक है अम्मा, मैं जरा ट्रक थोड़ा अपना साइड से लगा कर आता हूँ, फिर मैं यहीं का यहीं रुक जाऊंगा। अब जसपाल और सोनू ठीक ट्रक पे जाते हैं और ये कहते हैं कि देख भाई सोनू, अगर हमने इनकी बात मानी तो बहुत देर हो जाएगी और हमको माल भी पहुंचाना है। ऐसा करते हैं चल निकल चलते हैं। अब ये जैसे ही अपनी ट्रक पर बैठ के एक्सीलेटर खींचता है तो पूरे गांव वालों की इन पर नजर होती है कि लगता है आज इनकी मृत्यु निश्चिंत है, इन्होंने गांव की सीमा लांघ दी। अब ये जैसे ही अपने हाईवे पे जाते हैं, मुश्किल से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पार करते हैं, तो जसपाल ये सोचता है कि भाई मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी अनहोनी नहीं हुई, लगता है ये गांव वालों का भ्रम है, गांव वालों की उल्टी सीधी बातें हैं। अब जैसे ही और 2-1 किलोमीटर सोचते स्वाचते पे पार किए ही थे, ठीक सामने एक इसको औरत दिखी और ठीक वही औरत इसकी गाड़ी से टकराई। काफी ज्यादा तगड़ी आवाज आई और इसको वही बात ध्यान में आई जो बिल्ली टकराई थी, दूसरा अब ये औरत टकराई थी। जैसे ही वो औरत टकराई है इसने एकदम से ट्रक रोक लिया और ये सोचा कि चलो जी मैं नीचे जाकर देखता हूँ। इसने काफी कोशिश करी अपना दरवाजा खोलने की, दरवाजा ना खुले। फिर सोनू ने कोशिश करी दरवाजा खोलने की, इसके कनेक्टर ने, वो भी ना करे खुले दरवाजा। 5-7 मिनट के बाद जैसे तैसे दरवाजा खुला है। इसने नीचे उतर कर देखा तो वो औरत के अंदर हल्की हल्की मूवमेंट आ गई थी। अब इसने सोचा कि या तो मैं यहाँ से ट्रक भगाऊं, अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा तो काफी ज्यादा लेने के देने पड़ जाएंगे पुलिस वालों से। अब होता क्या है, ये नीचे अभी खड़े हुए सोच ही रहा था, ठीक इसकी जो हेडलाइट थी एकदम से टूटती है, धाड़ सी आवाज आती है और वो औरत जो लेटी हुई थी एकदम से खड़ी हो जाती है। अब ये जैसे ही खड़ी थी काफी ज्यादा भयानक चेहरा इसको दिखा और एकदम से ये भाई साहब उसको देखकर काफी ज्यादा डरा और सोनू से ये बोला कि भाई सोनू, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके यहाँ से अपनों भागते हैं। अभी मुश्किल से आप ये लगा लो 20-25 फुट की दूरी पर होंगे, वो औरत पीछे खड़ी है, ये उसी गांव की तरफ भाग रहे थे।
एकदम से वही औरत इनके सामने आती है और ये जैसे ही उसको देखते हैं एकदम से बिजली कड़कती है और उसका विकराल रूप देखकर ये दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही सुबह के 4:30 बजते हैं, हल्की हल्की बारिश की बूंदें आती हैं और इनकी आंख खुलती है और उधर सोनू को भी जसपाल उठाता है कि भाई उठ जा, और ये सोचते हैं कि भाई लगता है हम यहाँ पर बच गए। और ये फिर से उसी गांव में जाते हैं और उसी खाने वाली के पास जाते हैं। अम्मा लगता है हमसे गलती हो गई और हमें ऐसा लग रहा है कि ये वही औरत थी जिसका पति को उस ठाकुर ने मारा था। तो यहां पर वो अम्मा ये कहती है, बेटा लगता है तुम्हें इस कारण उस औरत ने बख्श दिया क्योंकि जो तुम्हारी उम्र थी उसके पति की उम्र थी, और जो तुम्हारा कनेक्टर है वो उसके समझ लो दीनानाथ का छोटा भाई था। तो इस कारण कहीं ना कहीं उसको तुम्हारे अंदर दीनानाथ दिखा, इस कारण तुम्हारी यहां पर जिंदगी बच गई। फिर उसके बाद जसपाल अपने ट्रक पर बैठता है, सीधा चला जाता है और 3-4 महीने वही चीजें उसके दिमाग में रहती हैं। और उसके बाद जसपाल ने क्या जज की पढ़ाई करनी थी, सब का सब उसका वहां पर सपना टूट गया। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा आर्टिकल मुझे जसपाल ने ही भेजा है और ये कहा है कि अजय भैया ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, ये आप लगा लो सन 2017 के करीब का है। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको आर्टिकल पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें ये स्टोरी कहां से देख रहे हैं। बाकी मिलते हैं एक बार फिर किसी न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।